नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑरा स्टडी चैनल पर। आज हम लोग 17 सितंबर की करंट अफेयर्स को जानेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सीमा SIIMA ये साउथ इंडिया का अवार्ड है जो कि फिल्मों को लेकर दिया जाता है। तो इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन को जो है, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है क्रिटिक्स में। ठीक है ना, एक आलोचक की भूमिका में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड सीमा का आयोजन सप्ताह के अंत में दुबई में किया गया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने मणिरत्नम की फिल्म थी पोन्नियिन सेल्वन द्वितीय में नंदिनी के रूप में प्रदर्शन में बड़ी जीत हासिल की है। इन्होंने इसमें जो है नंदिनी का रूप, एक अदाकारा के रूप में नंदिनी की भूमिका निभाई थी और उनके प्रदर्शन के लिए बड़ी जीत हासिल की है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक की ट्रॉफी अपने नाम की है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं जो साउथ इंडियन सिनेमा में दिए गए, उसमें निर्देशक जो है डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार की एक्शन ड्रामा जेलर, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत हैं, उनकी मुख्य भूमिका है, उनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। चियान विक्रम ने पोन्नियिन सेल्वन 2 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो इसी फिल्म के लिए, पोन्नियिन सेल्वन 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है चियान विक्रम को मिला है। लेडी सुपरस्टार नयनतारा को अन्ना पुरानी में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। शिव कार्तिकेयन ने मावीरन में अपने शानदार अभिनय के लिए इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अनमोल खर्ब ने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। भारत की युवा बैडमिंटन प्रतिभा अनमोल खर्ब ने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल्स इवेंट में जीतकर अपना नाम सीनियर इंटरनेशनल खिताब हासिल किया है। इन्होंने 17 वर्षीय इनकी उम्र है और इन्होंने जो है डेनमार्क की अमाली सूल्ज को 24-22, 12-21 और 21-10 से स्कोर से हराया है और अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। अनमोल खर्ब जो है ये फरीदाबाद से है और 2024 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा थी। वर्तमान में खर्ब वर्ल्ड रैंकिंग में 222वें स्थान पर आती हैं। 2024 में जो अन्य विजेता रहे, इसमें पुरुष सिंगल्स में जूलियन कैरागी बेल्जियम के, और महिला सिंगल्स में जैसा कि बताया मैंने अनमोल खर्ब भारत की, पुरुष डबल्स में टाइस वैन डर लेक नीदरलैंड के और ब्रायन वांसिक नीदरलैंड के, महिला डबल्स में जूली मैकफर्सन स्कॉटलैंड, सियारा टॉरेंस स्कॉटलैंड मिला है, और मिश्रित डबल में रासमस एपर्सन डेनमार्क और अमाली सेसिलिए कुत्सक को ये पुरस्कार मिला है। ये पूरी लिस्ट है, लेकिन हमें इस लिस्ट में केवल एक नाम याद रखना है कि भारतीय महिला सिंगल्स में जो ये बेल्जियम में इंटरनेशनल 2024 का बैडमिंटन का ये प्रतियोगिता हो रही थी, इस प्रतियोगिता में अनमोल खर्ब को जो है ये सिंगल्स में महिला में इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नीरज चोपड़ा को ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा।
इन्होंने डायमंड लीग फाइनल 2024 में ब्रुसेल्स में 87.86 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है और शीर्ष स्थान में केवल 1 सेंटीमीटर से चूक गए हैं। इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने रजत पदक जीता है या फिर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस इवेंट को पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स ने जीता है। जो स्वर्ण पदक मिला है वो एंडरसन पीटर्स को मिला है, जिन्होंने 87.87 मीटर का थ्रो किया है। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 85.97 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नीरज अब लगातार दूसरे साल डायमंड लीग में उपविजेता बने हैं। तो लगातार दूसरे साल जो है ये डायमंड लीग में उपविजेता बने हैं। डायमंड लीग का आरंभ जो है ये 2010 में हुआ था, एक प्रमुख एथलेटिक प्रतियोगिता के रूप में। इवेंट जो है इसमें स्प्रिंट, मध्यम दूरी की दौड़, बाधा दौड़, कूद और थ्रो जैसी ट्रैक और फील्ड की कई तरह की स्पर्धाएं शामिल हैं। एथलीट प्रत्येक मीटिंग में अंक अर्जित करते हैं। प्रारूप इसका जो है जिसमें शीर्ष स्कोर के सीजन के समापन के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। सीईओ इसके पैट स्टेस्टनी हैं और इसमें जो है यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वो भाग लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक में डायमंड लीग में रजत पदक जीता है लगातार। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जॉर्डन के राजा जफर हसन को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है जॉर्डन का। देखिए जॉर्डन कंट्री के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि जॉर्डन कंट्री जो है ये इसकी राजधानी अम्मान है और सीरिया से इसकी बाउंड्री लगती है, इजराइल से इसकी बाउंड्री लगती है और फिलिस्तीन से जो है ये बाउंड्री इसकी लगती है। और एक खास बात जो है कि मृत सागर जो डेड सी है वो जॉर्डन में ही अवस्थित है। ठीक है, तो जॉर्डन के राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय ने जफर हसन को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इसके बाद बिशर अल खसोने की कैबिनेट में संसदीय चुनाव के बाद इस्तीफा दे दिया है। अब जफर हसन जो है हार्वर्ड शिक्षित राजनीतिज्ञ और पूर्व योजना मंत्री हैं। वर्तमान में राजा के कार्यकाल का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा से राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल की है। जफर हसन को एक नई सरकार बनाने का काम सौंपा गया है जो जूझती अर्थव्यवस्था, इजराइल हमास संघर्ष पर सार्वजनिक असंतोष जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इजराइल की बाउंड्री के पास और फिलिस्तीन की बाउंड्री इससे मिलती है, जॉर्डन से सीरिया की भी बाउंड्री मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण देश है जो ये फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े के लिए को निपटाने में एक मदद करने के लिए साबित हो सकता है। हाल में चुनाव में एक इस्लामी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है जो गाजा में युद्ध के प्रति गुस्से से प्रेरित थी। तो गाजा पट्टी के बारे में भी मैंने बताया है कि इजिप्ट और इजराइल फिलिस्तीन की बाउंड्री जो है गाजा पट्टी से मिलती है और गाजा पट्टी जो है ये इजराइल फिलिस्तीन के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है। कन्फ्लिक्ट जो है इजराइल और फिलिस्तीन का इसको लेकर के बना रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सीरियाई राष्ट्रपति मोहम्मद घाजी जलाली को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने मोहम्मद घाजी जलाली को सीरिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हमारे लिए केवल इतना इम्पोर्टेंट होता है कि सीरिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है मोहम्मद घाजी जलाली। अब जलाली जो है ये 55 वर्षीय सिविल इंजीनियर और अर्थशास्त्री हैं। एक नई कैबिनेट के गठन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। मोहम्मद घाजी जलाली हुसैन अरनौस की जगह लेंगे, ये हुसैन अरनौस की जगह लेंगे। अभी तक हुसैन अरनौस थे जिन्होंने जून 2020 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और जिनकी सरकार जुलाई के संसदीय चुनावों के बाद देखरेख वाली सरकार बन गई थी।
जलाली जो है ये 2014 से 16 तक के बीच में संचार मंत्री रहे हैं और एन शम्स यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की है इन्होंने। साथ ही दमिश्क विश्वविद्यालय जो है से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, वहाँ से इन्होंने जो है दमिश्क यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है, सिविल इंजीनियरिंग की मेनली। जलाली की नियुक्ति राष्ट्रपति असद और शासक बाथ पार्टी के नेताओं के बीच नई सरकार के गठन पर चर्चा के बाद की गई है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ये कि मोहम्मद गाजी जलाली, इसको याद रखिएगा नाम को, ये जो है सीरिया जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और JRPL जिंदल रिन्यूएबल पावर लिमिटेड ने उड़ीसा में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक तरह से नया फ्यूल निकल के जो है आ रहा है और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है एक तरह से, और इसके द्वारा जो है प्रदूषण जो है जैसे कि नहीं होता है और कार्बन का एमिशन भी इसमें 0% होता है। तो जिंदल स्टील एंड पावर और जिंदल रिन्यूएबल पावर ने उड़ीसा के अंगुल में, ये इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि जिंदल स्टील का जो नया जो एंड पावर का जो है नया प्लांट कहाँ पे लग रहा है, तो वो उड़ीसा में लग रहा है। कहाँ पर? अंगुल में। तो स्टील निर्माण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए, किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस सरकार ने किए हैं? उड़ीसा सरकार ने किए हैं जिंदल स्टील्स के साथ में, जो किसी स्टील निर्माता द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब JSPL और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन इकाइयों में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करेगी। पहले चरण में दिसंबर 2025 तक प्रति वर्ष 4500 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करना शामिल किया गया है। अंगुल स्टील वर्क्स जो है इसके लिए सालाना 36,000 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी होगी इसमें। और दूसरी जो उत्सर्जन की बात आ रही है तो कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। और JSPL को 3 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे 2 से 3 वर्षों में कोयले पर हमारी जो निर्भरता है वो 50% कम हो जाएगी। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी अभी तक प्रोड्यूस होती है इंडिया में, वो क्या होती है कि NTPC की जितनी भी जो सेंटर्स हैं इंडिया में, तो वहाँ पर जो है जो निर्माण किया जाता है बिजली का, उसमें ज़्यादातर जो है वो कोल बेस्ड संयंत्र हैं, प्लांट्स हैं। JSPL बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा और साथ में, जबकि JRPL ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा विकास को संभालेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा कि उड़ीसा में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट समझौता जो हुआ है वो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी है उसके साथ हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। LIC ने डीवे कार्यक्रम के तहत नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म के विकास के लिए इन्फोसिस को नियुक्त किया है। जीवन बीमा निगम ने अपने डिजिटल इनोवेशन वैल्यू इन्हांसमेंट कार्यक्रम, डिजिटल इनोवेशन और वैल्यू इन्हांसमेंट कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अगली पीढ़ी को डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए इन्फोसिस को नियुक्त किया है। इस पहल का उद्देश्य LIC के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। तो जो भी डिजिटलाइजेशन, जो कहने का मतलब है LIC कंपनी में होना है, उसके लिए उन्होंने इन्फोसिस को ये जो है चुना है। और इन्फोसिस कंपनी उसमें जो भी LIC के सॉफ्टवेयर है उसमें चेंज करेगी। तो पहली पीढ़ी अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म की क्षमताएं हैं इसमें। प्लेटफॉर्म ग्राहक और बिक्री, सुपर ऐप, पोर्टल और डिजिटल शाखा जैसे उच्च मूल्य वाले व्यावसायिक अनुप्रयोगों का समर्थन करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है।
दूसरी चीज जो है कि यह ग्राहक सेवा, व्यवसाय जीवन चक्र प्रबंधन, बिचौलियों और शाखा कर्मचारियों के लिए परिचालन गतिविधियों के बेहतर बनाने के साथ साथ एंड टू एंड डिजिटल बीमा समाधान प्रदान करेगा। तो आने वाले समय में क्या होगा, LIC जो है वो डिजिटल बीमा को, एक साधारण बीमा को डिजिटल बीमा में परिवर्तित करेगा और व्यक्ति जो है वो उसको जो बीमा का सर्टिफिकेट है वो पूरा का पूरा डिजिटल के रूप में मिल जाएगा। इसको लेकर जो ऐप बनाया जाएगा या जो भी इन्हांसमेंट किया जाएगा सॉफ्टवेयर में, LIC के सॉफ्टवेयर में, तो वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसको दी गई है, इन्फोसिस कंपनी को दी गई है। तो प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, ये नया प्लेटफॉर्म मॉड्यूलर, लचीला, क्लाउड नेटिव होगा। प्लेटफॉर्म संचालित आर्किटेक्चर के साथ डिज़ाइन किया गया है, इसे नवीन तकनीकों को शामिल किया गया है और नए उत्पादों और सुविधाओं को एकीकृत करने की अनुमति दी जाएगी। तो जो नए उत्पाद हैं, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है LIC, तो उसको भी जो है इसको दिखाया जाएगा। इस जो भी नए उत्पाद जो LIC लॉन्च करेगी उसको इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है रीच बढ़ाई जाएगी लोगों तक। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 भारत की बायोटेक ताकत का प्रदर्शन करना। अब ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण जो है ये नई दिल्ली में सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है और जिसने भारत की बायोटेक्नोलॉजी में प्रगति को उजागर किया कि बायोटेक्नोलॉजी जो है किस किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम जो है ये उठाया गया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, किस किस क्षेत्र में जो है परिवर्तन ला सकती है सकारात्मक रूप से। 3 दिवसीय कार्यक्रम था ये, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। बायोटेक इनोवेशन और बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग के विषयों को और उनके बायो इकोनॉमी पर प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया था। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या थी, भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स ने 11 नवोन्मेषी उत्पादों का अनावरण किया। तो पहला तो बायोटेक्नोलॉजी में जो है ये स्टार्टअप्स को जो है प्रमोट किया गया है। बायो साइंसेस क्षेत्र में भी उभरती प्रतिभाओं को दर्शाया गया है। चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट एंड फाउंडेशन IP ग्लोबल और बिराक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के बीच फंडिंग पार्टनरशिप के लिए भी लेटर ऑफ इंटेंट आदान प्रदान किया गया है, जो कि स्टार्टअप्स को मदद देगा। जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स जो है आएंगे उनके लिए ये एक तरह से फंडिंग भी जो है वो जनरेट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। फार्मूला 1 में पियास्त्री ने अजरबैजान GP जीता है और मैक्लोरेन ने कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में रेड बुल को पछाड़ा है। तो 51 लैप की कड़ी दौड़ के बाद ऑस्कर पियास्त्री, नाम याद रखिएगा, ऑस्कर पियास्त्री ने 2024 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चार्ल्स लेक्लेयर को उन्होंने फरारी ये दूसरे स्थान पर रहे चार्ल्स लेक्लेयर, और जॉर्ज रसेल जो है ये मर्सिडीज ये तीसरे स्थान पर रहे। पियास्त्री की जीत और लैंडो नॉरिस के चौथे स्थान पर रहते के साथ साथ मैक्लोरेन बाकू सिटी सर्किट में अपनी पहली जीत के साथ कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर जो है ये लैंडो नॉरिस हैं, इन्होंने मैक्लोरेन बाकू सिटी सर्किट का जो चैंपियनशिप थी उसको जीता है, कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप को। रेस के अंत में सर्जियो पेरेस और कार्लोस सेंस के बीच में एक भयानक टक्कर हुई जिसके कारण दोनों ड्राइवरों को रिटायर होना पड़ा। तो अजरबैजान 2024 ग्रैंड प्रिक्स जो है ये 15 सितंबर 2024 को संपन्न हुई। इसका नाम फार्मूला 1 कतर एयरवेज अजरबैजान है। और अजरबैजान के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि जो कैस्पियन सागर की बाउंड्री जो है वो कुछ देशों के साथ मिलती है, इसमें ईरान शामिल है, अजरबैजान शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, तुर्कमेनिस्तान शामिल है और रसिया शामिल है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू और अजरबैजान जो है मेनली जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, इसको आप याद रखें। तो बाकू में जो है बहुत ज़्यादा जो है कि पेट्रोलियम
की जो रिफाइनरीज जो हैं वो बाकू में अवस्थित हैं। तो आधिकारिक नाम फार्मूला 1 कतर एयरवेज अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 24 था। स्थान बाकू अजरबैजान। विजेता 2024 के कौन रहे? ऑस्कर पियास्ट्री, मैक्लोरेन चलाते हैं। और नंबर 2 पे चार्ल्स लेक्लेयर रहे, ये फरारी के हैं। और जॉर्ज रसेल जो है ये मर्सिडीज के हैं। फिर ये लैंडो नॉरिस और मैक्स वेस्टप्पन, तो इनका नाम है। लेकिन हमें जो है शुरुआत के 3 नाम जो है कम से कम याद रखने हैं। तो सबसे ऊपर जो नाम है ऑस्कर पियास्ट्री। अगर फार्मूला 1 के अलग अलग चैंपियनशिप की बात आती है तो किस चैंपियनशिप को किसने जीता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आवश्यक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा और बेहतर तरीके से ऐसी करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के जरिए, जो कि आपकी यूपीपीसीएस की जो एग्ज़ाम जस्ट आने वाला है, आरओ का एग्ज़ाम है, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आप भरपूर जो है सहयोग आपको मिलेगा हमारी तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। टेबल टेनिस प्रतियोगिता पर WTT चैंपियनशिप मकाओ में सन यंगशा और लिन सेदोंग ने खिताब जीता है। अब ये सन यंगशा जो हैं इन्होंने वुमेन्स इंटरनेशनल में और लिन सेदोंग ने मेंस इंटरनेशनल में ये खिताब जीता है और दोनों जो है चाइना के हैं। तो सन यंगशा जो है साशा के नाम से इनको जाना जाता है। हमवतन वांग यीदी को हराकर महिला एकल खिताब जीता है। यह जीत उनका 5वां WTT टेबल टेनिस चैंपियनशिप खिताब और 2024 में उनका 3रा खिताब है। इससे पहले उन्होंने इंचियोन और चोंगकिंग में जीत हासिल की थी। जापान की मीवा हरिमोटो पर जीत के बाद सन यंगशा फाइनल में पहुंची थी। लिन शिदोंग जो है इन्होंने पुरुष एकल फाइनल में जर्मनी के क्यू डोंग को हराकर अपना पहला WTT चैंपियनशिप खिताब जीता है। लिन ने सेमीफाइनल में दुनिया की नंबर 1 वांग चुकिन को हराया है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ उतनी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानने के लिए है, अगर शायद ही इसमें क्वेश्चन बने। परंतु जो अभी जो न्यूज़ें आपको दी गई हैं उसमें निश्चित बातें क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो जानकारी आपको प्रदान करी गई आज के करंट अफेयर्स की, इसके साथ साथ आने वाले समय में एक हम सीरीज़ हम लोग निकालेंगे जिसमें कि अलग अलग करंट अफेयर्स जो हैं वो केवल मेजर करंट अफेयर्स और उतनी ही करंट अफेयर्स जितनी की आवश्यक है एग्ज़ाम में को पास करने के लिए, तो वन लाइनर के रूप में वो आपको आने वाले समय में जो है ये सितंबर माह की 1 से लेकर के 15 सितंबर और उसके बाद के जो अभी तक की जो डेट्स हो चुकी तब तक जो है आपको वन लाइनर्स के रूप में करंट अफेयर्स बताई जाएगी। उसके साथ साथ जो है aurastudy.in ये वेबसाइट है, इसमें जाकर के आप जो है जो करंट अफेयर्स हैं उनको जो है इनका जो डीपली अगर आप उसको जानना चाहते हैं करंट अफेयर्स को फुल उसका वर्जन पढ़ना, उसका एक्सप्लेन्ड रूप पढ़ना चाहते हैं, फुल वर्जन पढ़ना चाहते हैं, तो उसको जो है आप विजिट कर सकते हैं aurastudy.in को। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है aurastudy.in पे भी, aurastudy.com पर भी जाकर करंट अफेयर्स डेली की और टेस्ट सीरीज़ को भी लगा सकते हैं। और लाइव क्लास भी वहाँ पर जो है डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, अगर आप कोर्सेज़ लेते हैं तो उसके लिए भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।